अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर रिएक्शन काइनेटिक्स। और आज बच्चे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बच्चे लास्ट टाइम हमने कुलेयन थ्योरी में पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो नंबर ऑफ़ कुलेयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के दरमियान इफ़ेक्टिव कुलेयन जितनी ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। तो मीन कुलेयन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। फिर हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि जो हर कुलेयन होती है उसकी वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सिर्फ उस वक्त कन्वर्ट होंगे जब वहाँ पर इफ़ेक्टिव कुलेयन होगी। अब हमने कहा था कि अगर कुलेयन इफ़ेक्टिव होगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब वो कुलेयन इफ़ेक्टिव कब होगी? तो हमने कहा था बच्चे जब उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या ज़्यादा हो और उसके अलावा उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे, तो उस वक्त वो कुलेयन इफ़ेक्टिव होगी और उस वक्त वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बच्चे होता क्या है कि जितनी भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। हमने कहा था कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कुलेयन इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर चंद एक ऐसे मॉलिक्यूल होंगे कि जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो मतलब जो ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी। जब उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी तो वहाँ पर इफेक्टिव कुलेयन नहीं होगी, जिसकी वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। फिर वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। अब बच्चे अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उन सब की एनर्जी कभी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर उनकी एनर्जी कभी भी सेम नहीं होती। कुछ की एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी और कुछ की एनर्जी बच्चे क्या होगी, कम होगी। अब अगर इसे हम डायग्राम के अंदर देखें तो हम कहते हैं कि T1 टेम्परेचर पर कितने मॉलिक्यूल की एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है। तो बच्चे वो चंद एक मॉलिक्यूल है, उनको ये देखें, ये जो है T1 का ये शेडेड एरिया, इसे क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया। और ये शेडेड एरिया बच्चे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर ऐसे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल के जिनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से ज़्यादा है उनकी तादाद बहुत कम है। अब हम टेम्परेचर क्या कर देते हैं, इंक्रीज़। जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो फिर अगर हम इसकी बच्चे कर्व देखें तो उस शेडेड एरिया की जो बच्चे जो साइज़ है, मतलब उस शेडेड जो है एरिया, वो उसकी विड्थ क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई। अब यहाँ पर जो विड्थ इंक्रीज़ हुई है ये बच्चे किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर अब उन मॉलिक्यूल्स का नंबर इंक्रीज़ हो चुका है जिनकी एनर्जी का एवरेज एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो मतलब जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो बच्चे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की वजह से उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो शेडेड एरिया है बच्चे वो भी क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। तो मतलब अब ज़्यादा मॉलिक्यूल की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पर फिर नंबर ऑफ़ कुलेयन भी ज़्यादा होंगी। जब नंबर ऑफ़ कुलेयन ज़्यादा होंगी तो बच्चे उस वक्त रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम हायर टेम्परेचर कर्व पर जो हम कर्व बनाएंगे तो बच्चे टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और इस वजह से जब उनकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो इफेक्टिव कुलेयन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, वहाँ पर रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम रफली रेट ऑफ रिएक्शन को काइनेटिक एनर्जी से अगर हम रिलेट करें तो हम कहेंगे कि जब हम 10 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उस वक्त इतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल की एनर्जी काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी या जो हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी कि वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बच्चे दोबारा सुने, हमने ये कहा कि जब हम 10 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा थी तो उन मॉलिक्यूल्स का नंबर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। तो अब बच्चे टेम्परेचर, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और रेट कांस्टेंट, इनमें रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं किसके थ्रू, आर्हीनियस ने बच्चे स्टडी किया था और इसने एक आर्हीनियस इक्वेशन दी थी, तब हम उसको डिस्कस करते हैं। बच्चे आर्हीनियस इक्वेशन की बात करें तो बच्चे आर्हीनियस इक्वेशन किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। अब बच्चे यहाँ पर
जो अगर टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। ये आपस में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। अब बच्चे यहाँ पर इसके अगर हम आर्हेनियस इक्वेशन की बात करें, के इज़ इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। अब बच्चे यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सबसे पहले के क्या चीज़ है बच्चे, के हमारे पास जो है वो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन होता है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियली रिलेटेड है किसके साथ, ई एक साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। टी यहाँ पर क्या है टेम्परेचर, आर क्या है जनरल गैस कांस्टेंट, और ई बच्चे क्या है बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। अब बच्चे ये क्वेश्चन क्या शो कर रही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो बच्चे रेट कांस्टेंट के उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। और जैसे जैसे हम बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज़ करने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो बच्चे जो रेट कांस्टेंट है वो अगर हम उसकी बात उसको कंपेयर करें एक्टिवेशन एनर्जी के साथ तो वो एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन जब हम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी उस बैरियर को बढ़ा देंगे तो वहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब बच्चे यहाँ पर ए क्या चीज़ है, ए यहाँ पर बच्चे आर्हेनियस कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चे वो डिपेंड करती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब बच्चे इस इक्वेशन के ज़रिए हम जो उस रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लेना है, हमने इस आर्हेनियस इक्वेशन का नेचुरल लॉग लेना है। अब बच्चे नेचुरल लॉग को हम एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नेचुरल लॉग की जो बेस होती है जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.718281। तो अब बच्चे दोनों साइड पर जब हम नेचुरल, यहाँ पर देखिए हमने बच्चे दोनों साइड पर नेचुरल लॉग लिया। अब बच्चे लॉग के अंदर ये एक इसका बच्चे रूल होता है कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है जब उनको सेपरेट करेंगे तो उनके दरमियान साइन क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। तो हमने प्लस अलग कर दिया, लॉग नेचुरल लॉग ऑफ ए को अलग कर दिया और नेचुरल लॉग ऑफ ई को हमने अलग कर दिया। बट बच्चे इसका एक और रूल क्या होता है कि जो पावर होती है वो स्टार्ट के अंदर आ जाती है। देखिए हमने पावर को पहले लिख दिया माइनस ई ए बटा आर टी, और फिर बाद में क्या लिखा है नेचुरल लॉग ऑफ ई। अब बच्चे हमें पता है कि ये मैथ के अंदर कि जो अगर हम ई का नेचुरल लॉग लेंगे तो बच्चे उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ के इज़ इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब बच्चे यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से बच्चे हम जो है ये दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेट। मतलब इसकी स्लोप से हम एक्टिवेशन एनर्जी को भी फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चे नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए टू कन्वर्ट दिस नेचुरल लॉग इनटू द कॉमन लॉग ऑफ बेस 10 वी मल्टीप्लाई द नेचुरल लॉग टर्म विद 2.303। मतलब उसको क्या करते हैं हम बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं। जब उसको हम बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको हम फिर 2.303 पर उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो बच्चे आंसर क्या आ जाएगा, लॉग के इज़ इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। अब बच्चे ये हमारे पास जो है ये कॉमन लॉग आ चुका है, और यहाँ पर ये जो इक्वेशन है बच्चे ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये रिजेंबल किससे कर रही है, y इज़ इक्वल टू माइनस एम एक्स सी। यहाँ पर y बच्चे क्या है, लॉग के, यहाँ पर c क्या है, log a, और यहाँ पर m क्या है, स्लोप, और बच्चे वो जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, माइनस ई ए ओवर आर टी, और यहाँ पर सॉरी माइनस ई ए ओवर 2.303 आर, ये इसकी स्लोप है। और बच्चे यहाँ पर जो x हमारे पास है वो क्या चीज़ है, 1 ओवर टी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो m यहाँ पर है ये स्ट्रेट लाइन की स्लोप है, c जो है ये बच्चे हमारे पास है इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, टेम्परेचर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो रेट कांस्टेंट है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बाकी जो हमारे पास जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, जनरल गैस कांस्टेंट है और आर्हेनियस कांस्टेंट, ये तीनों के तीनों क्या है, कांस्टेंट है। बच्चे यहाँ पर अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें, ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करें कि हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे 1 ओवर टी, वाई एक्सिस के ऊपर बच्चे क्या लेंगे लॉग के। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, लेकिन उस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है बच्चे वो स्लोप क्या होती है, वो नेगेटिव होती है।
अब बच्चे इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि देखें ये हमारे पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है। जैसे कि ये हम क्वाड्रेंट बनाते हैं ना, ये हमारे पास होता है बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चे इसकी जो ये जो हमारे पास स्लोप आ रही है ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है, और ये हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव स्लोप होती है। और यहाँ पर बच्चे आपने याद रखना है कि जो स्लोप होती है ना वो tan थीटा की इक्वल होती है। अब यहाँ पर जो थीटा है चूँकि वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इस वजह से जब हम tan की वैल्यू मालूम करेंगे कि हम, क्योंकि एंगल 90 से अबव है, तो 90 से अबव रखकर जब हम tan की कीमत लेंगे तो बच्चे वो उसका आंसर किस में आता है, नेगेटिव। तो जिसकी वजह से ये स्लोप भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। अपने याद रखना है बच्चे। अब अगर हम स्लोप की बात करें बच्चे, इसकी स्लोप हमारे पास किसके इक्वल होती है, इसकी जो स्लोप हमारे पास बच्चे होती है वो इक्वल होती है -EA/2.303R। ये हमारे पास जो है इसकी बच्चे ये स्लोप है। और बच्चे स्लोप हम कैसे मेजर करते हैं कि हम जो एंगल थीटा है उसमें हम बच्चे क्या ले लेते हैं, टेंजेंट लेंगे, और उस टेंजेंट से फिर हम tan थीटा की वैल्यू में करेंगे। जो tan थीटा की वैल्यू होगी वही उसकी स्लोप होगी। तो स्लोप इज़ इक्वल टू tan थीटा इज़ इक्वल टू -EA/2.303R। और बच्चे हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, डिफरेंट रिएक्शन के लिए इसकी स्लोप भी डिफरेंट होगी और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी के यूनिट्स की बात करें तो यूनिट क्या आते हैं, जूल पर मोल, और आर के बच्चे यूनिट क्या होते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन। जूल से कट जाएगा, पर मोल से कट जाएगा, और जो पर केल्विन है जब ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव के अंदर हो जाएगी। तो मतलब स्लोप के यहाँ पर यूनिट क्या है, केल्विन। और बच्चे ये लास्ट में MCQ आ चुका है कि आर्हीनियस इक्वेशन के अंदर जो स्लोप है उसके यूनिट क्या होते हैं, तो बच्चे उसके यूनिट हमारे पास क्या है, केल्विन। अब इस इक्वेशन से हम एक्टिवेशन एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, अब 2.303R इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जब स्लोप को हम 2.303R से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। अब बच्चे यहाँ पर ये एक इक्वेशन भी है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। वैसे भी ये पेपर के पॉइंट से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बच्चे हम कैटालिसिस की बात करते हैं। मगर कैटालिस्ट क्या होता है बच्चे, कैटालिस्ट कोई भी ऐसी सब्सटेंस होती है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करती है, अल्टर करती है, लेकिन खुद एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो खुद जो कैटालिस्ट होता है बच्चे वो केमिकली अनचेंज रहता है, उसके अंदर उसकी कंपोजिशन के अंदर कोई चेंज नहीं आती। अब बच्चे जो कैटालिस्ट होते हैं ये स्मॉल प्रोपोर्शन के अंदर रिक्वायर होते हैं, ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। जैसे बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन की बात करें टू फॉर्म वाटर, तो वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर एक स्लो रिएक्शन होता है, लेकिन अगर हम उसमें प्लैटिनम को एज अ कैटालिस्ट ऐड कर देंगे तो वो रिएक्शन रैपिडली हो जाएगा। इस तरह अगर हम बात करें बच्चे प्लैटिनम की, तो प्लैटिनम वहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, प्लैटिनम एक्ट एज अ कैटालिस्ट। सिमिलरली बच्चे हम पोटाशियम क्लोरेट की बात करें तो पोटाशियम जो क्लोरेट है अगर उसकी हमने डिकम्पोजिशन करवानी है, अगर उसकी हम डिकम्पोजिशन मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उसकी डिकम्पोजिशन अब बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, रैपिडली होगी। तो मतलब वहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड क्या है, एक कैटालिस्ट है। इस तरह अगर हम HCl की बात करें तो बच्चे जब HCl को अगर हम उस HCl की ऑक्सीडेशन करें और उसको कन्वर्ट करें वाटर प्लस क्लोरीन के अंदर, तो ये रिएक्शन में अगर हम क्यूप्रिक क्लोराइड को कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ करेंगे तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा क्या होगा, फास्ट होगा। तो मतलब यहाँ पर ये डिफरेंट बच्चे हैं कैटालिस्ट की एग्जांपल दी गई हैं। और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस बोलते हैं। अब बच्चे कैटालिस्ट एक्चुअली उस रिएक्शन को कैसे स्पीड अप कर रहा है, क्योंकि बच्चे वो उस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन का जो बैरियर उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कम हो जाएगा तो फिर अब ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास ये बच्चे उनको ये मौका मिल गया है कि अब वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करें और क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अनकैटालाइज्ड रिएक्शन की। तो जो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन होगा, अब देखें उसके अंदर नॉर्मली क्या होते हैं बच्चे, इतनी इसकी क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन जब हम यहाँ पर कैटालिस्ट यूज़ कर देंगे तो कैटालिस्ट जो है, पहले देखिए पहले इतनी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी थी, अब कैटालिस्ट ने उस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करके जस्ट इतना कर दिया। जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो अब ज़्यादा मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी है ना कि वो इस बैरियर को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके बच्चे प्रोडक्ट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो कैटालिसिस बच्चे 2 टाइप्स की होती हैं, एक होमोजीनियस कैटालिसिस, एक हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। बच्चे होमोजीनियस कैटालिसिस किसे बोलते हैं कि अगर उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट वो सेम फेज़ में मौजूद हों तो उस, और बच्चे उसके अलावा जो रिएक्शन जो सिस्टम है वो रिएक्टिंग सिस्टम वो हमारे पास होमोजीनियस हो, तो इस कैटालिसिस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, होमोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर देखें
सल्फ़र डाइऑक्साइड कि जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो कन्वर्ट होता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के अंदर। ये बच्चे प्रोसेस हो रहा होता है लेड चैम्बर प्रोसेस के अंदर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखें सल्फ़र डाइऑक्साइड बच्चे गैशियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैशियस फॉर्म में है, जो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन रही है वो भी गैशियस फॉर्म में, और यहाँ पर हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो होता है NO, और वो भी किस फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में। मीन कैटलिस्ट और रिएक्टेंट मतलब पूरे सिस्टम जो है वो एक ही सेम फेज में मौजूद है, मतलब गैशियस फेज में मौजूद है। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल होगी, होमोजीनियस कैटालिसिस की एग्जांपल होगी। इस तरह अगर हम एस्टर की बात करें तो देखिए बच्चे एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिटिक एसिड और एथेनॉल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अब यहाँ पर बच्चे जो सारे के सारे कैटालिस्ट हैं, रिएक्टेंट हैं, वो सोल्यूशन की स्टेट में मौजूद हैं, तो ये भी किसकी एग्जांपल होगी, होमोजीनियस की एग्जांपल होगी। हेट्रोजीनियस की बात करें तो बच्चे यहाँ पर जो रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट होंगे वो सेम फेज़ में मौजूद नहीं होंगे। जो कैटालिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर बच्चे सॉलिड फेज़ के अंदर होंगे, और जो रिएक्टेंट होते हैं जब वो गैशियस फॉर्म में होंगे या वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम अमोनिया की ऑक्सीडेशन करवाएँ और ऑक्सीडेशन कराकर बच्चे उसको कन्वर्ट करें NO+6H2O के अंदर, तो यहाँ पर बच्चे जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं प्लैटिनम। अब अमोनिया क्या है, गैस, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस, लेकिन जो हम यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं प्लैटिनम बच्चे वो किस फॉर्म में होती है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है। तो मीन चूँकि सबका फेज सेम नहीं है तो ये हमारे पास एक क्या होगा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट बच्चे देखें, ये हमारे पास हाइड्रोजिनेशन की एग्जांपल है कि जिसके अंदर हम अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम। अब वो सारी क्या है, कैटलिस्ट सॉलिड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इथीन क्या है, गैस, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस। तो चूँकि इनका वही फेज़ बच्चे इनका जो है वो डिफरेंट है, फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चे ये जो किसकी एग्जांपल होगी, हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट कैटालिस्ट की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बच्चे फर्स्ट इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि रिएक्शन के एंड के ऊपर जो कैटालिस्ट होता है बच्चे उसका मैस भी अनचेंज रहता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन भी अनचेंज रहती है। और उसके अलावा फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट बाद दफ़ा क्या होती है, चेंज रहती है। जैसे हमने बात की कि हम पोटाशियम क्लोरेट की डिकम्पोजिशन के लिए किसको यूज़ करते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, ग्रेन्यूल की फॉर्म में। लेकिन रिएक्शन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इस तरह अगर हम बच्चे बाद दफ़ा देखेंगे कि कुछ ऐसी मेटल्स एज अ कैटलिस्ट एक्ट करती हैं, लेकिन पहले उनकी शाइनिंग सरफेस होती है और रिएक्शन के एंड के ऊपर वो क्या हो जाती हैं, डल हो जाती हैं। उसके बच्चे नेक्स्ट इनकी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो बच्चे लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स उनको अफेक्ट करने के लिए हमें मेटल कैटलिस्ट की जस्ट ट्रेस अमाउंट चाहिए होती है। एग्जांपल देखें, अगर बच्चे हमने 2.5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.25 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ऑक्सीजन इनको रिएक्ट करा कर हमने वाटर में कन्वर्ट करना है, वहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं प्लैटिनम। तो प्लैटिनम को पाउडर फॉर्म में लेना और कितना, जस्ट 1 मिलीग्राम, मतलब इस रिएक्शन के अंदर अगर 1 मिलीग्राम प्लैटिनम भी हम ऐड कर देंगे तो वो इस रिएक्शन को कैटालाइज अच्छी तरीके से कर देगा। तो मतलब जो मेटल कैटलिस्ट होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ट्रेस अमाउंट के अंदर होती है। इस तरह अगर हम बच्चे बात करें HCl और अमोनिया की बात करें तो वो डायरेक्ट कंबाइन नहीं होते, लेकिन अगर वहाँ पर ट्रेस ऑफ मॉइस्चर होंगे तो वापस में रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिकम्पोजिशन की बात करें तो बच्चे उसकी डिकम्पोजिशन के लिए हमें जस्ट क्या चाहिए होता है, 1 ग्राम ऑफ कोलाइडल प्लैटिनम, तो बच्चे वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट बच्चे कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी की बात करें तो कैटलिस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे इफेक्टिव होते हैं अगर इनको हम फाइनली डिवाइडेड फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे। अब अगर हम प्लैटिनम का लंप इस्तेमाल करें, मतलब उसका बड़ा पीस यूज़ करें, और साथ में अगर हम कोलाइडल प्लैटिनम यूज़ करें तो बच्चे फिर इन दोनों में से जो कोलाइडल जो प्लैटिनम होगा उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, और वो जो टुकड़ा पूरे का पूरा ले रहे हैं लंप ऑफ प्लैटिनम तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। इस तरह अगर हम बच्चे फाइनली डिवाइडेड निकल यूज़ करेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए, तो फिर वहाँ पे भी रिएक्शन कैटालिटिक एक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा होगी। उसके अलावा बच्चे जो कैटलिस्ट होता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता, ये जस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है ताकि इक्विलिब्रियम जल्द से जल्द ऑब्टेन हो जाए। और बच्चे फिफ्थ इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो ऐसे रिएक्शन को कभी भी स्टार्ट नहीं करते जो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल ना हो, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन भी होते हैं जिनको कैटलिस्ट हैं बच्चे वो इनिशिएट कर सकते हैं, और उनका जो मैकेनिज्म होता है वो अनकैटलाइज रिएक्शन से क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब बच्चे यहाँ पर जो 6 पॉइंट है यहाँ पर उसकी कुछ 1-2 पॉइंट लाइन मिसिंग भी है, और यहाँ पर होना था कि बाद अगर उस मिक्सचर उस सोल्यूशन के अंदर जो हमारे सिस्टम के अंदर अगर कोई ना कोई बच्चे इम्प्योरिटी आ जाती है तो उस इम्प्योरिटी की वजह से कैटालिटिक पॉइजनिंग हो जाती है, फिर उस इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं। अब यहाँ पर उसके एग्जांपल बताई गई हैं पॉइजन की। फॉर एग्जांपल हम बच्चे बात करते हैं हैपर प्रोसेस के अंदर जिसमें बच्चे हाइड्रोजन और
नाइट्रोजन रिएक्टर कन्वर्ट करेंगे हो जाएंगी अमोनिया के अंदर। अब बच्चे वहाँ पर अगर वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड एज एन इम्प्योरिटी मौजूद होगी तो वो कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। और वहाँ पर कैटलिस्ट कौन सा होता है बच्चे, वो आयरन और साथ में वो यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जो सिलिकॉन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड हमारे पास होते हैं, तो उनकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह अगर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करें तो बच्चे कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो यूज़ होता है प्लैटिनम। लेकिन अगर वहाँ पर ट्रेस अमाउंट में आर्सेनिक मौजूद होगा, वह एज इम्प्योरिटी काम करेगा, तो जिसकी वजह से बच्चे प्लैटिनम जो है, जो कैटलिस्ट है, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, वो अपना फंक्शन सही परफॉर्म नहीं करेगा। तो मतलब आर्सेनिक प्यूरीफायर फिर बच्चे यूज़ किए जाते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। अगर वहाँ पर कोई आर्सेनिक इम्प्योरिटी है भी तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट के। बच्चे बाद दफ़ा ऐसी सब्सटेंस को हम यूज़ कर रहे होते हैं जो कैटलिस्ट की अपनी एक्टिविटी को क्या करता है, प्रोमोट करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर और एक्टिवेटर और कैटलिस्ट फॉर अ कैटलिस्ट। जैसे बात हमने की थी कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे हम किसको यूज़ करते हैं, निकल को। और फिर निकल की कैटालिटिक एक्टिविटी, हालांकि निकल कैटलिस्ट है, उस कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए किसको यूज़ करते हैं, कॉपर और टेलुरियम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बच्चे एग्जाम्पल में देखें, हैबर प्रोसेस भी मैंने कहा, अमोनिया प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पर आयरन मैंने कहा था कैटलिस्ट यूज़ होता है। लेकिन इस आयरन कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम किस में यूज़ करते हैं, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हाई मेल्टिंग ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड एंड रेयर अर्थ ऑक्साइड को बच्चे ऐड कर देता है, जो कि आयरन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करें तो बच्चे नेगेटिव कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होते हैं कि जिनको ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर बोलते हैं। एग्जाम्पल बच्चे है टेट्रा इथाइलेट की है, जब इनको पेट्रोल के अंदर ऐड करते हैं तो बच्चे पेट्रोल को ये प्री इग्निशन से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं उनको जो। और उसके अलावा ये एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ होते हैं। जब प्री इग्निशन ही नहीं होगी तो नॉकिंग की साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ऑटो कैटलिस्ट की बात करें तो बच्चे ऑटो कैटलिस्ट हम देखते हैं कि कुछ बाज़ रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। एग्जांपल की बात करें बच्चे, जब कॉपर रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो प्रोडक्ट में क्या बनता है, नाइट्रस एसिड। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उसकी स्पीड क्या होती जाती है, इंक्रीज। सॉरी, यहाँ पर HNO2 आएगा, नाइट्रस एसिड। तो उसकी स्पीड क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनी थी नाइट्रस एसिड वो खुद एक्ट करेगी एज अ कैटलिस्ट, जिस पर रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे हम एग्जाम्पल बात करें, ऑक्सैलिक एसिड बच्चे COOH। इस अगर ऑक्सैलिक एसिड को हम रिएक्शन करवाएं एसिडिफाइड KMnO4 के साथ तो बच्चे वही बात के टाइम के साथ साथ शुरू के अंदर रिएक्शन स्लो होता है लेकिन बाद में स्पीड अप होता जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चे वन ऑफ द प्रोडक्ट मैंगनीज सल्फेट एक्ट करती है एज अ कैटलिस्ट, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लास्ट बच्चे हम बात करते हैं इंजाइम्स की। तो हम इंजाइम की वजह से बायोलॉजी के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं कि इंजाइम हमारे पास बच्चे क्या होते हैं, कम्प्लेक्स प्रोटीन होती हैं और ये भी रिएक्शन लिविंग सेल के अंदर रिएक्शन को कैटलाइज करती हैं। बच्चे डिफरेंट जो हैं इंजाइम्स उनको आइडेंटिफाई भी किया जा चुका है, उनको क्रिस्टलाइज भी किया जा चुका है। लेबॉर्ट्री के अंदर फर्स्ट इंजाइम को कब प्रिपेयर किया गया था, इन 1969। बच्चे एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे यूरिया को देखें तो जो यूरिया बच्चे है उसका काम क्या होता है कि वो अमोनिया को कन्वर्ट करता है। सॉरी, जो हमारे पास जो यूरिएज इंजाइम होता है, यूरिएज इंजाइम वो यूरिया की हाइड्रोलिसिस करके यूरिया को ब्रेक करके इसमें कन्वर्ट कर देता है अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और ये यूरिएज इंजाइम हम कहाँ से लेते हैं, सोयाबीन से लेते हैं। इस तरह अगर हम इन्वर्टेज इंजाइम की बात करें, इन्वर्टेज इंजाइम कहाँ से लेते हैं, यीस्ट से। और इस इन्वर्टेज इंजाइम का काम क्या होता है कि ये सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के अंदर। जाइमेज इंजाइम की बात करें तो बच्चे ये यीस्ट में मौजूद होता है और यह जाइमेज क्या करता है कि ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब बच्चे हर इंजाइम के पास हमें पता है कि एक एक्टिव साइट भी होती है, एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पर अगर सबस्ट्रेट ने क्या होना है, अटैच होना है। इंजाइम बच्चे हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चे माइकलस एंड मेंटोर इन 1913 प्रपोज द फॉलोइंग मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर क्या बनता है, इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, और बाद में फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट प्लस इंजाइम के अंदर, और इंजाइम जो है वो एज इट इज़ वहाँ से अलग हो जाता है। इंजाइम की करैक्टरिस्टिक की बात करें तो बच्चे इंजाइम क्या है, मोर एफिशिएंट कैटलिस्ट हैं और ये भी क्या करते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देंगे, जिस वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। बच्चे इंजाइम्स हाली स्पेसिफिक होते हैं, एक स्पेसिफिक इंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है। जैसे हम यूरियाज की बात करें तो बच्चे वो जस्ट यूरिया की हाइड्रोलिसिस करवाता है, बाकी किसी की हाइड्रोलिसिस नहीं करवाएगा। हालांकि मिथाइल यूरिया भी होगा तो उसकी भी हाइड्रोलिसिस नहीं करवाएगा। उसके अलावा बच्चे ऑप्टिमम टेम्परेचर पर जो इंजाइम्स होते हैं इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। और बच्चे इस तरह हमारे पास ऑप्टिमम pH के ऊपर इनकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो भी क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। उसके अलावा अगर वहाँ पर कोई पॉइजन मौजूद होगी तो वो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है। और बच्चे लास्ट पे अगर हम बाद दफ़ा
को एंजाइम या एक्टिवेटर को यूज़ कर रहे होते हैं, ये नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम होते हैं। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम को अगर हम यूज़ करेंगे तो ये एंजाइम की फंक्शनिंग को क्या कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।